Okay. So we are studying point of intersection of altitudes. And so point of intersection of altitude is known as orthocenter, right? So we have taken a triangle ABC and we have dropped a perpendicular from A to BC. Let us say this point is D. We have dropped a perpendicular points from point C to AB. Let's say this is E and let us say F. So my question to you guys is, what is the relationship between BAC? That means we are talking about this angle and we are talking about this angle. Okay. So whatever information is required to handle this, we have done that. Some of this understanding we have done in the previous class also. But one thing I would like to add, we have also checked in the previous session the total interior angle of a triangle to be how much? एक triangle में कितना एंगल होता है टोटल? 180. 180, वेरी गुड. एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितना ट्रायंगल होगा, कितना एंगल होगा? 360. 360. बस ये ज्ञान चाहिए आपको एडिशनल इसके लिए. अगर आपको ये बात पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. और इंसिडेंटली इससे आपको एक हिंट भी मिल गया, है ना? हाँ जी, क्विकली. चलो, किसी का तो आंसर आया. अच्छा, ठीक है दिव्यम, गुड. See, the inputs that we need, if this is angle O, this is what we are taking, then can I say this angle is also O? Why do we know it is O? Vertically opposite angles. Absolutely. समझ में आ रहा है? ये तो vertically opposite angles हैं. Very good. Then we know that this angle is 90. This angle is, if this is 90, this angle is 90. Why? Because it is linear pair. This is 90, this is 90. ठीक है, मतलब एक लाइन है, ये वाली एंगल 90 है तो लॉजिकली ये एंगल क्या बन जाएगा? 90. Now if you look at quadrilateral AFOB, these two are 90. That means angle A plus मान लो ये अंदर वाला O dash था is equal to 180, because total interior angle is 360 degree. Out of these two angle is 90, so the remaining is 180. So if you are looking between these two, O dash is same as O. Why? Because it is vertically opposite angle. We have already seen this. So this is the relationship between a orthocenter and angle A. These angles are supplementary. That is the relationship. Are you समझ में? Now, what is important? If it is an acute angle triangle, the orthocenter will lie within the triangle, right? Now, if it is a, let's say, if it's a right angle triangle, where will this orthocenter lie? मान लेते हैं A है, ये B है, oops, sorry, ये A, ये B है, ये C है. तो A से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे BC पे तो वो तो यही बनेगा. यानी इस लाइन के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था वो तो यही आ गया, और AC पे जो एल्टीट्यूड करना था वो ये आ गया. समझ में आ रही बात?
AC का जो AC है के ऊपर जो एल्टीट्यूड होगा वो BC होगा, और BC पे जो एल्टीट्यूड है वो AC होगा। ठीक है, तो ये दोनों एल्टीट्यूड यहाँ पे मुलाकात हो गई। तो जहां पे दो एल्टीट्यूड्स मुलाकात होगी, तीसरा एल्टीट्यूड कहाँ से पास करेगा? इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये इसका मतलब है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑर्थोसेंटर is the vertex of 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? वर्टेक्स पे होगा। अगर वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो वर्टेक्स कहाँ, वो ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ट्राइंगल के अंदर होगा। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ये हमारा, अगर हमारे पास ये इस टाइप का ट्राइंगल है, कैसा? ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल है, तो कहाँ पे होगा? एक्सटीरियर में होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये लाइन को अगर अपन एक्सटेंड करें, ये ठीक, तो इसके ऊपर जो जो इसका एल्टीट्यूड बनेगा BC के ऊपर, वो तो ये बनेगा। समझ में आ रहा है? ये इसका एल्टीट्यूड है। सॉरी, इसका एल्टीट्यूड, जिसका एल्टीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है, इस पे एल्टीट्यूड, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कहाँ पे मिलेगा? B से इसके ऊपर एल्टीट्यूड जाएगा, एक तो ये जाएगा ना, मतलब हमने BC के ऊपर एल्टीट्यूड डाला, अब AC के ऊपर जो एल्टीट्यूड डालेंगे वो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे ये, बट इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुलाकात करेगा ये, मतलब ये एज्यूमिंग ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो तीसरा जो एल्टीट्यूड है हमने किस पे? AC पे बना दिया, हमने BC पे बना दिया, तो हमको हमारा किस पे बचेगा? AB पे बचेगा। और कहाँ से बचेगा? C से। AB कौन सी लाइन है? ये AB लाइन है, ठीक है। ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, रेड कलर का। ये ऑर्थो सेंटर है। इसका मतलब है अगर मेरा ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? ट्राइंगल के बाहर। अगर एक्यूट एंगल है तो ट्राइंगल के अंदर, और राइट एंगल है तो वर्टेक्स पे करेगा। ये हमारा ऑर्थो सेंटर का इंडिकेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को क्या कह रहा हूं मैं? इसके बाद आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, क्या बचा बताओ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। वंस अगेन, मीडियन क्या होता है? सारी लाइंस का मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ABC है, इसका मीडियन ये है, मान लेते हैं इसका मीडियन ये है, इसका मिडल यानी मिडिल पॉइंट। तो जो लाइन सामने वाले से पास करके मीडियन पे जाएगी, ये इसका मीडियन है, ये इसका मीडियन है। तो जहां पे दो मीडियन पास करेगा, तीसरा मीडियन भी बाय डिफॉल्ट वहीं से पास करेगा। G के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड का जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इट विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, टूवर्ड्स वर्टेक्स, यानी कि ये मीडियन है, ये G है मान लेते हैं, तो ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला 1 है, रेशियो। ये वाला 2 है तो ये वाला 1 है, मतलब ये 2 इसके बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो रेशियो होगा ना वो 2:1 होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो द if you have point of intersection of medians, so it will
that is known as centroid. Centroid will divide the vertex in the ratio of 2:1. सर हाँ, सर वर्टेक्स क्या होता है सर, बताना एक बार। जो ABC पॉइंट है ना उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ABC पॉइंट मतलब सर? यहाँ पे दो लाइन ऐसे मीट करती है ना उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे मुलाकात हुई दो लाइनों का, इसलिए इसको वर्टेक्स बोलते हैं। बी ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। ठीक है। ठीक है, अब इसका एक थ्योरम होता है जिसको एपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। तो एपोलोनियस थ्योरम क्या है? एपोलोनियस थ्योरम हेल्प्स अस टू create a relationship between the sides and the medians of the triangle. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? Let's say, let's say this D, तो मीडियन है तो बराबर हो जाएगा। What is the relationship between the sides and the medians? So the relationship it is AB square, यानी जिसमें लिया है, plus AC square is equal to 2AD square plus 2BD square. या तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अब कुछ लोग इसको, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। BD की जगह मैं DC लिख दूं तो चलेगा? बताओ हाँ, क्यों? क्योंकि मीडियन ने इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सही, तो इक्वल लेंथ है तो BD इज इक्वल DC चलेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं सारा कुछ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है, एग्जामिनर इसको अलग तरीके से कर सकता है। हाफ और ये 2, बताओ ये समझ में आ रहा है? यस सर। BD को अपन हाफ BC लिख सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा तो 1/2 BC स्क्वायर। ये चारों रिजल्ट्स हैं, मतलब जो हम यूज करते हैं। कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है, एक ही चीज है, क्योंकि BD इज इक्वल टू DC हो सकता है तो BD और DC को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन BD की जगह हम हाफ ऑफ BC भी कर सकते हैं, या DC की जगह हाफ ऑफ BC कर सकते हैं, बात तो बराबर है। ठीक है, ये एक चीज हुई इसकी। मैं एक चीज आपको डिराइव करके अभी दे रहा हूँ, इसी का एक एक्सटेंशन है, शायद अपने इस वाली बुक में नहीं दिया है, लेकिन अपने 10th क्लास में ये क्वेश्चन आया करता था, इसका प्रूफ भी आता था, और 10th क्लास बोर्ड में आप लोगों ने दिया भी होगा ये वाला क्वेश्चन। मैं करके बताता हूँ अभी क्या है। जैसे हमने AB स्क्वायर और AC स्क्वायर लिया, ऐसे अगर मैं यहां से एक मीडियन बना दूं, मान लो E बना दिया, और ऐसे ही मैं यहां बना दूं, तो A को मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, B को C से, C को A से। समझ में आ रहा है? साइक्लिक या तो ऐसे कर लो, या फिर अब कहोगे तो मैं पूरा पूरा करके बता सकता हूं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है? BC स्क्वायर प्लस B की जगह A की जगह BA स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये वाला BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू 2BE स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ तीसरा वाला साइड जो है AC स्क्वायर। ठीक है,
अब उसी तरीके से मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर और ये BC स्क्वायर 2CF स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AB स्क्वायर। ठीक, ये तीनों साइड्स के लिए वैलिड है। मैं इसको क्या करता हूं, इसको ऐड कर रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर AB स्क्वायर, ये तो एक ही बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। AB स्क्वायर और BA स्क्वायर एक ही बात है, 2AB स्क्वायर कर सकते हैं प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर, AC स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC AC और CA, CA तो हो गया AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2AB स्क्वायर है और यहाँ पे हाफ AB स्क्वायर, इधर लेके जाऊंगा तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। तो समझ में आ रहा है, 3/2 AB स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 3/2 BC स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 3/2 AC स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक, nobody is really going to ask you for derivation, I'm just helping you understand in case कहां से क्या आ रहा है। सारे डेरिवेशन भी नहीं बताऊंगा, ये काम के हैं थोड़े से, वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मैं 3 कॉमन निकाल, 3AB स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अगर आपको याद हो 10th क्लास में ये आता था प्रूफ करने को, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, 3 times the sum of the squares of the side is equal to 4 times the sum of the squares of the medians। ये आपने पढ़ा होगा। ये रिजल्ट है एक तो, ठीक है, एक ऊपर रिजल्ट है और उसका जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है वो ये है। बताइए समझ में आ रहा है कुछ? सर हाँ ये सिर्फ रिजल्ट याद करना है या फिर हाँ, बस ये derivation भी? रिजल्ट याद करना है, बस ये रिजल्ट याद करना है। ठीक है, हाँ जी मानवी, Yes, sir. बन रही बात, नव्या, सचिन, अनु? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है, लाइंस एंड ट्रायंगल्स का इंटरकनेक्शन। मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक बार, जो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स, और वो भी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, अगर आपको याद हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको मान लो मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूफ भी करवाऊंगा। अगर मैंने इसको एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये एल्टीट्यूड दोनों को बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाली लाइन बाइसेक्टर भी हो गया। चूंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी हो रही है तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। और चूंकि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो हम इसको एंगुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, एक ही लाइन बहुत सारे काम कर रही है सर। बिल्कुल सही। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है मेरा वही मीडियन है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ वही लाइन है। तो इसका मतलब है, मान लेते हैं मैंने इसको ज्वाइन किया और मैंने इसको ज्वाइन किया, तो अगर मैं इसको मानूं
कि ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर है, मैं मान रहा हूं क्या ये मेरा क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए उस केस में, इन सेंटर, है ना। अच्छा, अगर मैं इसको मानूं कि ये मेरा एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यही पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही है, तो ये पॉइंट क्या मेरा होना चाहिए, सरकम सेंटर भी यही होना चाहिए। क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स भी है तो ये ऑर्थो सेंटर भी यही होना चाहिए, और चूंकि ये मीडियंस भी है तो ये सेंट्रॉइड भी होना चाहिए। इसका मतलब यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस पॉइंट इज द सेम, ये इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सेंट्रॉइड भी है। तो अगर ऐसा है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, अभी अभी हमने किया था। और चूंकि ये सरकम सेंटर है, ये वाली जो लाइन है इसको हम कैपिटल आर बोलेंगे, सरकम रेडियस बनेगा ये। और चूंकि ये इन सेंटर है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनता है वो स्मॉल आर बनता है। अब ध्यान से देखो, ये जो आर है वो 2 है, स्मॉल आर है जो 1 है, क्योंकि ये 2:1 है। और कल हमने इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से, अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको सॉल्व किया था, आपने सारे फॉर्मूले डाल के इसमें रिजल्ट निकाला था। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा सेंट्रॉइड है, ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। फ्रॉम देयर आल्सो वी विल बी एबल टू फिगर आउट दैट कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर इज 2:1, because it is nothing but centroid which is dividing it in the ratio of 2:1। ये आपका एडिशनल नॉलेज पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है। बताइए, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है हम सभी को? यस सर। ठीक। इसके बाद इसमें एक चीज आती है जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होता क्या है, पहले हम कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हैं, फिर हम सिमिलर का मतलब समझते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है वो 2 वर्ड से आता है, सिमिलर एंड इक्वल। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम, यानी डिजाइन सेम होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल है, डिजाइन सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ये सिमिलर है, ठीक। ये मेरा एक ट्राइंगल है छोटा सा, और एकदम सेम ही मेरे पास ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक। सिमिलर है ये, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो इसको हम सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 फिगर्स हैं जो सिमिलर भी हैं एंड इक्वल भी हैं, मान लेते हैं ये मेरा सर्कल है और ये मेरा, मतलब ठीक है, प्रॉपर वैसे ही बना है जैसे, तो ये सिमिलर है, मान लो डिजाइन सेम है। अगर ये साइज भी इक्वल है, इसका मतलब सिमिलर एंड इक्वल, ठीक है, सिमिलर एंड इक्वल, ये वाला सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। सो इफ द डिजाइन इज सेम, राइट, एंड द साइज इज सेम, तो मान लो हमारा ये डिजाइन है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सिमिलर एंड इक्वल। सो इफ यू हैव a same design
and same size, we call it as congruent figures, right? Now, let us say we are having two triangles, ABC, and so now we need to check whether two triangles are similar or not, or yeah, congruent or not. For example, ABC, XYZ. Now, if they are similar, I'm sorry, if they're congruent, that basically means you can pick up this triangle, and replace over this triangle, and you will not come to know which is the original triangle, which is a different triangle. So that is the basic meaning of congruency. That means they will be identical in all respects. So if they are identical in all respects, that would mean there are 6 parameters in a triangle. So let us say if they're identical, if they're congruent, then AB must be equal to XY because we are able to superimpose. BC is equal to YZ. AC is equal to XZ. And angle A is equal to angle X. Angle B is equal to angle Y, and angle C is equal to angle Z. Now, so we have 6 parameters in one triangle, which must be equal to the 6 parameters of other triangle for the two triangles to be congruent. Now, my question is, if you want to check whether the two triangles are congruent or not, do we really need to check all the 6 parameters, or there are certain limited conditions on which basis we can, conclude that the triangles are congruent? So there are conditions. So there are certain limited conditions. If those limited conditions are satisfied, we can simply claim that the triangles are congruent. So what are those limited conditions that we are going to study? So सबसे पहली जो condition है वो क्या है? S congruency theorem. What does it mean? If all sides are equal. That means if all the 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of other triangle, then we can conclude that the triangles are congruent. In a sense, if the 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of other triangle, then the all angles will also be equal. That is SSS congruency theorem. Then what is next? SAS congruency theorem. What is SAS? SAS means side angle side. So 2 angles and 1 side. So 2 sides and 1 angle. For example, this side is equal to this side. This side is equal to this side. And let us say, this angle is equal to this angle. Will the two triangles be congruent? No, sir. No, because the side must be included side. कौन सी side होनी चाहिए? Two sides and included angle. समझ में आ रहा है? 2 sides and included angle. That is SAS congruency theorem. What is ASA congruency theorem? It is angle side angle. Very good. So let us say this angle is equal to this angle, and let us say this angle is equal to this angle, but this side is equal to this side. Will the two triangles be congruent? No, sir. Why not? Sir, included side होनी चाहिए बीच में. Sequence में चलेगा angle then side then angle. नहीं, ये बात गलत है. ये acceptable है. Yes, this is also इसकी corollary है. सर वो एक्चुअली वो एंगल साइड में है. मैं सिर्फ एंगल साइड एंगल के लिए कह रहा था. हैं? नहीं, एंगल साइड में आ जाएगा ना. मैं एंगल साइड एंगल का कह रहा था कि नहीं, मैं भी यही समझा रहा हूँ आपको कि इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है. ये कोई अलग थ्योरम नहीं है, इसी का पार्ट है ये. मैं बताता हूँ क्यों. देखो, होता तो ये खैर सही है जो तुम कह रहे हो, एंगल इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप इंक्लूड हो जाएगा. क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, बाय डिफॉल्ट ये बराबर ही होगा. कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, या नहीं होगा?
यस सर होगा। अगर होगा तो ये वापस AS से बन जाएगा, इंक्लूडेड साइड हो जाएगी अपने आप ही। यस सर। ओरिजिनली चाहे साइड इंक्लूडेड ना भी हो, लेकिन वो मजबूरन इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो फिक्स होता है। तो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल डेफिनेटली बराबर है। तो अगर साइड इंक्लूडेड नहीं भी है, जो गिवन दो एंगल्स हैं, जो इक्वल एंगल्स गिवन है, जो और उसके बीच की जो साइड वो नहीं भी इक्वल है, कोई और साइड इक्वल है, तो भी वो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो इसमें ये साइड इंक्लूडेड होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, साइड, ओके सर। ये इंपॉर्टेंट बात है, नीड नॉट बी इन बिटवीन इक्वल एंगल्स। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट आल्सो। इक्वल एंगल्स का मतलब है जो गिवन इक्वल एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो इक्वल एंगल्स गिवन है तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा, तो अपने आप ही वो एस से अपने आप ही उसको बीच में फोर्स कर देगा, इसलिए चल जाता है। ये कोई अलग थ्योरम नहीं है, एस ऐसे ऐसे कोई थ्योरम नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही होती है। ये बस बता रहा हूँ कि ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, चौथा जो थ्योरम है वो क्या है बताओ? RHS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। सो इफ यू हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, so if you have to check whether two triangles are congruent, obviously since they are right angle triangles, obviously one of the angle is 90 degree, this is R, then hypotenuse must be equal. If hypotenuse is not equal, there is no way the triangle can be congruent. Right, I mean if it is a right angle triangle and hypotenuse is not equal, then you cannot have a right angle triangle. Now one of the sides can be equal to any other side, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा, यानी कोई भी एक साइड इसकी किसी भी एक साइड के बराबर होनी चाहिए। इट इज नोन एज RHS congruency theorem. It is valid only when we are studying right angle triangles. So these are the congruency theorems that we have as far as triangles are concerned. सर अगर 90 डिग्री एंगल है और हाइपोटेन्यूज है तो साइड्स तो बाय डिफॉल्ट इक्वल नहीं हो जाएंगी, तो इसमें हमें स्पेशली साइड क्यों लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसा होगा नहीं ना, तो तुम्हें लग रहा है ना। तो ऐसा कोई एग्जांपल देना सर जिसमें 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो बट साइड्स इक्वल ना हो। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है मान लेते हैं। अब इसी के ऊपर हम एक ये भी 90 बनाया जा सकता है। तो अब ये छोटा है ये बड़ा है, ये पाइथागोरस है मान लेते हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब मैं कुछ भी मान लो, मेरे को 5 बनाना है अल्टीमेटली, कुछ भी करके मैं 5 बना सकता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं मैंने ले लिया, मान लो मैं कुछ भी ले लूं, क्या ले लूं, मान लेते हैं मैंने ले लिया 3.5। ठीक है, मुझे अल्टीमेटली ये 5 बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं 5 का स्क्वायर 25 में से माइनस का, क्या है ये, सर समझ गया जो आप कह रहे हो ना, समझ आ गया। या तो मैं 25 में से कुछ ऐसी वैल्यू घटा सकता हूँ, बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बनेगा 0.25 और 12.25 घटा दो तो 0.75, 24 में से 12 गया तो 12 ही आ जाएगा, तो 12.75 का अंडर रूट।
ये एक साइड होगी, ये एक साइड होगी, तीसरी साइड 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज सेम है, तो ये दोनों लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है। और ऐसे हम बहुत सारी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें एक साइड, कोई भी एक साइड किसी भी एक साइड के बराबर होगा तो वो फोर्स करेगा दूसरी वाली साइड को बराबर होने के लिए। कहने का मतलब मान लेते हैं 3, ये तो इक्वल है ही है। अब ये दोनों में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बोला नहीं ये भी 3 ही लेना है, मान लो मैंने फिक्स कर दिया, तो ये भी फिक्स हो जाएगा ना अपने आप ही, इसलिए एक लाइन हमें फिक्स करनी पड़ती है। ठीक है, ओके सर। देन इससे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये थोड़ा इजी होता है कॉन्ग्रुएंसी, तो इससे थोड़ा मुश्किल और जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिमिलैरिटी पे। तो सिमिलैरिटी मैंने आपको बताया कि हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, तो साइज का डिफरेंस होता है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास ए बी सी एक्स वाई। सिमिलर का मतलब होता है साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मान लेते हैं मैंने कोई फिगर बनाई, जैसे कि मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, इसी को मैंने प्रोपोर्शनेटली बड़ा कर दिया, ठीक है, तो सारी साइड्स डबल हो जाएंगी ना, या कुछ साइड डबल होगी। मान लेते हैं मैंने कहा ये मेरी है 5 6 7, ठीक, और मैंने इस ट्राइंगल को मैग्नीफाई करके बड़ा बनाया और मैंने डबल साइज कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना ये ज्यादा बढ़ेगा, ये डबल होएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। मान लो मैंने इसको श्रिंक कर दिया, इस ट्राइंगल को मैंने श्रिंक कर दिया और मैंने इसका आधा बना दिया। जब मैं किसी चीज को श्रिंक करता हूं तो मान लो मैंने आधा बना दिया, तो ये सारी साइड आधी हो जाएगी, 2.5 3 3.5 इस तरीके से। तो अगर हम ट्राइंगल को ऐसे ब्लो अप करें या ब्लो डाउन करें, ट्राइंगल नहीं मतलब कोई भी फिगर को हम ब्लो अप करें या ब्लो डाउन करें, तो वो सिमिलर फिगर कहलाती है। और उनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये वाली साइड ए बी बढ़ के एक्स वाई हुई है, तो अगर ये वाली साइड डबल हो गई, ये वाली साइड की ये डबल हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं रेशियो निकालो आप ए बी इज टू एक्स वाई, क्यों? मान लो छोटा इज टू बड़ा, तो विल बी सेम एज बी सी इज टू वाई जेड, विल बी सेम एज ए सी इज टू एक्स जेड। ठीक है, साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, जैसे कि 5/10 1/2, 6/12 1/2, 7/14 1/2। अगर आप इसमें ले लेते हैं, मान लेते हैं पी क्यू आर, तो भी साइड प्रोपोर्शनल है, तो ए बी पी क्यू is equal to BC upon QR is AC। ठीक है, ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स हम क्या बोलते हैं? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएगा सर। हाँ, क्यों एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगे? सर एंगल तो वही रहेगा ना, जितनी मर्जी लाइन एक्सटेंड कर लो। बिल्कुल, एंगल तो 360 180 है तो 180 रहेगा, 360 तो नहीं होएगा ना। सो एंगल्स आर इक्वल। अब ये चीजें हैं, तो जो 6 पैरामीटर्स हैं उसमें क्या होता है, 3 साइड्स जो हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनल हैं, और जो 3 एंगल्स हैं वो हैं इक्वल है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं या नहीं है, तो क्या ये मुझे 6 की 6 बातें चेक करनी पड़ेंगी, या मेरे पास कोई लिमिटेड कंडीशंस हैं जिससे मैं बात बना सकता हूँ? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक इसका बैटरी जा रही है लैपटॉप की। Okay, so if you want to see whether two triangles are similar, do I need to really
go with all 6 parameters or there are limited conditions, on that basis, I can always, find out the triangles are similar. Can you tell me what are those? The first one is SSS similarity. What does it mean? It means if 3 sides of one triangle are similar, are proportional rather, 3 sides of one triangle is proportional to the 3 sides of other triangle, we can say that the triangles are similar first. The second is SAS similarity. That means 2 sides are proportional and included angle is equal. Then also they are similar. The third, which is most important, you may say AA or AAA or ASA or whatever, AAS. That means if 2 angles in a triangle are same, obviously the third angle is also going to be equal. So that is AA similarity theorem. Now this is the most important similarity theorem on which you can expect questions in the examination. Generally the questions are asked on AA similarity. So if 2 angles in a triangle are similar, then the third angle will be equal and the 2 triangles will become similar. So I'm just going to talk about a result here. Of course, I'm going to help you find out how it is happening, but then if you have really understood, similarity, you'll be able to handle that. Now, the problem in similarity of triangle is this. Now, just don't think that the figures that are given to us will be in the similar fashion. What do I mean by this? For example, I have this as a triangle, and let's say, I have shifted this like this. Let's say this is ABC, PQ. PQR. Now, if this is, let's say, 5, 6, 7, don't assume this is going to be 10. हो सकता है इस ट्रायंगल को उन्होंने फ्लिप कर दिया हो, ये मेरा 10 है, ये मेरा 12 है, ये मेरा 14 है. That means AB is proportional to QR. ठीक है? BC is proportional to RP and AC is proportional to PQ. ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ये एक चैलेंजिंग काम होता है. तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम्स के अंदर कि भाई कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है अगर ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स आ गया तो. उसका तरीका ये है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले हम, फिर आप मुझे बताइए कि समझ में आया नहीं. तो मान लेते हैं मेरे पास ये लाइन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ABC को मैंने एक ट्रायंगल का नाम दिया 3 और इसको D कर दिया. ठीक है, ADB को नाम दिया 2 और ADC को 1 दिया. अब बताओ कौन सा ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर होगा? और कैसे होगा? ABC and ADC. कैसे? राइट एंगल सेम हो गए और फिर एंगल सी कॉमन हो गया और थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा. बिल्कुल है, वेरी गुड. और उसके अलावा सो फिर ABC और ADB भी हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, सेम लॉजिक से हो जाएगा. ठीक बात है. और व्हाट अबाउट ADC एंड ADB? वो सिमिलर होंगे. कैसे? नहीं होंगे. क्यों?
सर सिमिलर AC तो की लेंथ कितनी दी है? है, AC की लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ कुछ नहीं दे रखी, ये तो मैंने नाम दिया हुआ है। एंगल ADC को मैंने ट्राइंगल 1 बोल दिया, और ट्राइंगल ADB को मैंने ट्राइंगल 2 बोल दिया, और ट्राइंगल ABC को मैंने ट्राइंगल 3 बोल दिया। तो नव्या तो कह रही है ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 3 के सिमिलर है, ठीक, और ट्राइंगल 2 जो है वो भी ट्राइंगल 3 के सिमिलर है, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज, क्या ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है? सर एक साइड तो सेम होगी इसकी, AD और AC की लेंथ इक्वल होगी। AD और AC AC क्यों, ये किसने कहा? AD और AC इक्वल कैसे हो सकता है, एक बात बताओ। वो जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है? हैं? एक ही ट्रायंगल के तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। नहीं, सर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम ट्रायंगल के सिमिलर हैं, तो फिर दोनों सिमिलर हो जाएंगे। बिल्कुल लॉजिकली सही है। तो मान लेते हैं नव्या की शक्ल जानवी से मिलती है और जानवी की शक्ल मानवी से मिलती है, तो क्या नव्या की शक्ल मानवी से मिलेगी? यस सर। लॉजिकल है ना, बिल्कुल। भाई A जो है उसका डिजाइन 3 के सिमिलर है, 1 का डिजाइन 3 के सिमिलर है, और 2 का डिजाइन भी 3 के सिमिलर है। इसका क्या मतलब है? 1 का डिजाइन 2 का डिजाइन सिमिलर होना चाहिए। यस ये हमारा लॉजिकल है। अब इसको मैथमेटिकल करना है, लेकिन उसको करने से पहले बताओ 1 इज इक्वल टू 3, 1 सिमिलर टू 3, समझ में आया? जानवी, मानवी, सचिन, करण? यस सर। सर हाँ बोलो। एक बार बता दो आप ही सर। तो सिमिलर कैसे हैं ये देखो। अगर हम 1 और 3 की बात करते हैं, मान लेते हैं हम ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3, तो ट्राइंगल 1 में ये 90 डिग्री है, और ट्राइंगल 3 में ये 90 डिग्री है। तो एक एंगल तो हो गया 90, 90, समझ में आ रहा है? दूसरा 1 के अंदर एंगल C ये वाला, और ACB में C, ये कॉमन हो गया। तो दो एंगल बराबर हो गए, एक 90 हो गया और एक C हो गया। तो तीसरा, तो कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? AA सिमिलैरिटी। समझ में आ रहा है? कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? AA सिमिलैरिटी। तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। इसका मतलब है 1 इज सिमिलर टू 3 बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम। कोई डाउट है इसमें? ना। नहीं सर। अब जो मैं सिखाना वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। आप हमेशा इसको निकालने का ये तरीका यूज कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए कौन सी साइड किसके बराबर है, कौन सी एंगल किसके बराबर है। हम मान लेते हैं 1 को न्यूमरेटर में लिखते हैं, जैसे रेशियो लिखनी है ना, तो किसी भी ट्रायंगल को ऊपर किसी भी को नीचे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने पहले 1 का लिया, ट्रायंगल 1 को देखते हैं। 90 के सामने कौन सी साइड है? 1 ट्रायंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है? हाँ देवित, 90 के सामने कौन सी साइड है? AC। AC। दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल 3 में 90 के सामने कौन सी साइड है? ट्राइंगल 3 में 90 के सामने कौन सी साइड है? BC BC। तो ये इज इक्वल टू, अब दूसरा एंगल हमें पता है C के सामने कौन सी साइड है? 1 में, ऊपर 1 चल रहा है ना, नीचे 3 चल रहा है, तो 1 में C के सामने कौन सी साइड है? AD। वेरी गुड। ट्राइंगल 3 में C के सामने कौन सी साइड है? AB। अब एक ट्राइंगल में 3 ही साइड होती हैं। मान लो फर्स्ट ट्राइंगल में अपन ने AC लिख दिया, अपन ने AD लिख दिया, बच क्या गया? कौन सी साइड बच गई? ये ट्राइंगल 1 है ना, ऊपर ऊपर ट्राइंगल 1 है, नीचे ट्राइंगल 3 है। तो ट्राइंगल 1 का अपन ने AC लिख लिया, अपन ने AD लिख लिया। अब कौन सी साइड बच गई ट्राइंगल 1 की? DC। उसी तरीके से ट्राइंगल 3 में अपन ने BC लिख लिया, हमने AB लिख लिया, तो क्या बच गया? AC। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। अगर मैं इसको और इसको ऑब्जर्व करूं,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इंटू दिस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC। ये रिजल्ट है, ये आपकी किताब में ऐसा रिजल्ट दिया जाता है। यानी चूंकि हमने छोटा वाला लिया ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, बड़ी वाली साइड इंटू छोटी वाली साइड, ठीक है। अगर हमने ये वाली साइड ले लेती, 2 और 3 ले लेते, तो हमारा क्या रिजल्ट आता, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। उसमें क्या आ जाता, AB स्क्वायर, अगर दूसरा वाला ले लेते तो आता AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। करके देख लेते हैं चाहे, ट्राइंगल 2 अपॉन ट्राइंगल 3, ठीक है। अब इसके लिए मैं करता हूं, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 कैसे होगा। ट्राइंगल 2 में ये 90 है और ट्राइंगल 3 में ये 90 है, एक एंगल हो गया, ठीक है। ट्राइंगल 2 में B है, कॉमन है, और ट्राइंगल 3 में भी B कॉमन है, तो सिमिलर हो जाएंगे। दो एंगल हो गए ना, एक 90 और एक B। अब हम साइड की प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं, पहले 90 वाली लिखते हैं। ट्राइंगल 2 में ये 90 है, ट्राइंगल 2 में इसके 90 के सामने कौन सी साइड है, AB। और बड़े वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 में 90 के सामने कौन सी साइड है, BC। ट्राइंगल 2 में कॉमन जो एंगल है B के सामने कौन सी साइड है, AD। ट्राइंगल 2 में, ट्राइंगल 3 में B के सामने कौन सी साइड है, AC। अब ट्राइंगल 2 में हमने क्या ले लिया, AB ले लिया, AD ले लिया, तो क्या बच गया, BD। और ट्राइंगल 3 में हमने BC ले लिया और AC ले लिया, तो क्या बच गया मेरा, AB। नाउ इफ यू लुक एट दिस टू थिंग्स, AB इंटू AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ये रिजल्ट है, ये सेकेंड रिजल्ट है, ठीक है। सर ये रिजल्ट का लॉजिक क्या है सर? ये डिराइव किया है रिजल्ट का लॉजिक, इसीलिए तो डिराइव किया है। लॉजिक का क्या मतलब है, रिजल्ट आया है, कहां से आया है, इस डेरिवेशन से आया है। डेरिवेशन क्यों करी, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 2, किस लॉजिक, अभी मैं आपको मेथड बताता हूँ। अभी जो आपने किया था मेरे, वो बिल्कुल वो लॉजिकल था, भाई A की शक्ल B से मिलती है, B की शक्ल C से मिलती है, तो A की शक्ल C से मिलेगी। अब अपने को देखना है मैथमेटिकली, कैसे करें मैथमेटिकली। देखिए, मान लेते हैं ग्रीन वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल में ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, ये एंगल बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि पूरा एंगल 90 है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। हाँ, टोटल 90 है, 90 में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, 90 माइनस थीटा, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। नाउ अब अगर हम 1 और 2 की बात करें, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 में ये छोटा 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल 2 में ये छोटा 90 डिग्री है, दो 90 आ गए, 90 90, ये 90 तो ये भी 90। और ट्राइंगल 1 में जिसको हमने एंगल C मतलब, ठीक है, थीटा है एक एंगल, कौन सा एंगल, इसको हम ऐसे बना सकते हैं लिखने के लिए, ट्राइंगल एंगल ACD, थीटा हो गया। और दूसरे वाले में ये भी थीटा हो गया, विच इज एंगल BAD। तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो यूजिंग AA सिमिलरिटी, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर सिमिलर। नाउ वी नीड टू फिगर आउट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमें कॉमन एंगल्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ट्राइंगल 1 में 90 पकड़ते हैं, 90 के सामने कौन सी साइड है, AC।
ट्राइंगल 2 में 90 के सामने कौन सी साइड है? ए बी इज इक्वल टू ट्राइंगल 1 में जो थीटा इक्वल वाला है, थीटा के आगे कौन सी साइड है? एडी। ट्राइंगल 2 में थीटा के सामने कौन सी साइड है? बीडी। अब दो साइड हमने लिख ली तो तीसरी अपने आप पता लग जाएगी। हमने ट्राइंगल 1 की एसी ले ली, हमने ट्राइंगल 1 की एडी ले ली, तो मेरे पास क्या बच गया? डीसी। और हमने ट्राइंगल 2 में एबी ले लिया और हमने ट्राइंगल बीडी ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया? एडी। इन दोनों को अगर हम देखें तो मेरा रिजल्ट बनता है एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों है अभी बताता हूं। ठीक है, ये रिजल्ट है, यानी ये 90 डिग्री है और इसके ऊपर 90 डिग्री। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा। घुमा के आने का मतलब पता है क्या है? घुमा के आने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा नजर आएगा आपको। सॉरी, मान लेते हैं ये बोलता है ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बीडी है, बीडी ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है। बीडी जो है इसको डिवाइड कर रही है इन द रेशियो ऑफ, बीडी इज डिवाइडिंग, ये थोड़ा मुश्किल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डिवाइडिंग AC in the ratio of let's say 2:3। और मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको करता हूं 6 और 8। फाइंड द लेंथ ऑफ BD, ये निकालना है, ये X है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा और ये भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये कोई जरूरी नहीं है बाइसेक्ट कर रहा है, पर जैसे ऊपर भी हमने बनाया, ये कोई जरूरी नहीं है बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो बाइसेक्ट करता तो यहाँ पे आती। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। हमें पता है, मान लेते हैं ये लेंथ A होती और ये लेंथ B होती, तो अगर ये वाला रिजल्ट याद है AD स्क्वायर, यानी ये बीच वाली लेंथ है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, AD स्क्वायर, और जिसके ऊपर गिरा है उन दोनों का प्रोडक्ट A इंटू बी होगा। जैसे कि AD स्क्वायर यानी दिस इंटू, जिसपे गिरा है BD, यहां से लेके BD इंटू DC, यानी कि ये यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे मेरे पास X स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी बनेगा, ठीक है, A इंटू बी। अब ये किस रेशियो में है? 2:3 में, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है। एक्चुअली में है या नहीं है ये नहीं मेरे को पता, तो ये मान लेते हैं एक्चुअल लेंथ 2x, ये एक्चुअल लेंथ 3x। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर, है ना। ये बनेगा 36 प्लस 64, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 100, तो AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू बन जाएगी 10। AC 10 है, AC का मतलब क्या है? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 10, सो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 4 और bx ये जो बन जाएगी 3x इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? तो ये वाली मेरी लेंथ बन गई 4, ये वाली बन गई 6। अब हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24, x इज इक्वल टू 2√3। ये आपका आंसर आएगा। सो दिस इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, बिल्कुल सही ना भैया, एब्सोल्युटली राइट। So it will take, you understand, it's a tough question because it is testing your Pythagoras theorem. It is testing your ability to figure out the similar triangles and maybe remember the result. That it is also testing whether you understand ratio proportions or not.
तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। अब तीनों को कंबाइन करके ये सवाल बना दिया। इसलिए ये तीनों रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिजल्ट है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। ठीक सर है, एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे, एक चीज नोट करनी है थोड़ा, बस हो गया सर। ठीक है। हाँ जी, सबको समझ में आया यहाँ तक ट्रायंगल्स में? सर हाँ जी, सर वो जैसे आपने x स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी रिलेट किया दूसरे वाले ट्रायंगल से, सर वो एक बार करके दिखाना फिर से। AD परपेंडिकुलर है ना, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसका प्रोडक्ट है। देखो AD परपेंडिकुलर है इस पे BC पे, तो BC का टुकड़ा BD इंटू DC। यहां पर BD परपेंडिकुलर है इन दोनों टुकड़ों पे AD और DC पे, तो BD का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर है वो इन दोनों के प्रोडक्ट होएगा। देखो कहां से निकल रहा है, जहां पे 90 डिग्री है। ये कहां से निकल रहा है, जहां पे 90 डिग्री, वहां से निकल रही है लाइन और सामने वाली लाइन पे जा रही है। तो जहां 90 डिग्री है वहां से निकल रही है और सामने वाले पे जा रही है, ठीक। और सामने वाले पे जाके 90 बना रही है, देखो सामने वाले पे जाके 90 बना रही है। तो दो हिस्सों में बटेगा, सामने वाली साइड एक ही है, एक ही है। इसमें भी देखो इस दो हिस्सों में बटेगा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। और रिजल्ट क्या है, AD का स्क्वायर, यानी जो लाइन खींच उसका स्क्वायर, पहला टुकड़ा इंटू दूसरा टुकड़ा। यहाँ पे देखो ये यहाँ से आया, परपेंडिकुलर बनाया, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर, ये पहला टुकड़ा इंटू दूसरा टुकड़ा। ये रिलेशन है सेम, यहाँ से कंपेयर करके देख लो। मतलब सर 90 डिग्री से निकलेगा और 90 और 2 में डिवाइड सामने होगा। पे 90 बनाएगा, हाँ ठीक है। 90, जहां 90 बन रहा है वहां से निकलेगा और सामने वाली साइड पे जाके 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो दिस टेक्स केयर ऑफ योर ट्राइंगल्स, 3 साइडेड फिगर। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज 4 साइडेड फिगर की, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको 4 साइडेड फिगर की प्रॉपर्टीज अब बताता हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स यहां तक? सर हम्म, ये रिजल्ट सर किन्हीं भी ट्रायंगल्स में यूज हो सकता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में सिर्फ? नहीं ये सिमिलर बनेगा, अगर ऐसा फिगर होगा तो अपने आप सिमिलर बनेगी। अगर तो ऐसी सर फिगर हुई तो सिमिलर बनेगी ही बनेगी। सर मतलब सिमिलरिटी का पता ना लग रहा हो तो सर पहले सिमिलर प्रूव करना प्रूव पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ हाँ। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। हाँ देवित कुछ पूछ रहे थे, समझ में आ गया? हाँ सर बता तो दिया आपने सर वो। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। किसका कनेक्शन गया भाई? मानवी का कनेक्शन गया। So what are quadrilaterals? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड, क्वाड यानी 4,
ठीक है, क्वाड का मतलब होता है चार, तो 4 साइडेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी 4 साइडेड की अगर हम फिगर बना दें तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल के नाम से मान लो, रोम्बस बना दिया। मान लेते हैं कोई ऐसा, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। इस केस में पैरेलल लाइन दिख रही है, बट एनी 4 साइडेड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। सो इन क्वाड्रिलेटरल दीज आर नोन एज डायगोनल्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल की है, दैट डायगोनल्स इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट। एक तो ये डायगोनल्स डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है। अब हमारा चैलेंज क्या है कि अगर हम समहाउ इसको ऐसा एडजस्ट करें, मतलब इस लाइन को मैं ये जो है ना थोड़ा नीचे ले आऊं, ऐसे ऐसे ले आऊं, और इस लाइन को नीचे ले आऊं थोड़ा सा। क्यों ले आऊं, ताकि मैं ये इसको बाइसेक्ट कराने की कोशिश करूं, ये साइड बराबर हो, और फिर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि समहाउ आप ऐसे समझो कि ये दो जो काली लाइन है एक तरह की रस्सियां हैं, मतलब ऐसे, मतलब ये डायगोनल्स इस तरीके से। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन और यहां से एक लाइन, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगर मैंने इसको एडजस्ट किया ऊपर नीचे करके, सच दैट इट बाइसेक्ट्स, सच दैट इट बाइसेक्ट्स, और फिर मैंने ऐसे ऐसे इनको सारों पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वो एक फिगर बनाएगा। फिगर थोड़ा बदलाव आएगा। बताओ वो क्या, मिनिमम फिगर क्या बनाएगा? जब हम डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराएंगे तो फिगर क्या बनेगी? पैरेललोग्राम बनेगा। हाँ, सो हम क्या करा रहे हैं, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करा रहे हैं। तो अगर डायगोनल्स को हम बाइसेक्ट कराएंगे तो जो मिनिमम फिगर बनेगी वो बनेगी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से डायगोनल्स बाइसेक्ट कराते फिगर जो बनेगी वो बनेगी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? जो बेसिक प्रॉपर्टी है या जो रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम की, ऑफ कोर्स एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करा दें तो पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा, बट उसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पहले वाली बात, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। क्या मतलब है? यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, एंड ए बी जो है उसकी लेंथ डीसी के बराबर है। एक तो ये हो गया, यानी कि ये वाली साइड ए बी और डीसी। एट द सेम टाइम ये वाली भी साइड के लिए वैलिड है, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स are equal. That means angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये second characteristics. ठीक है, opposite angles are equal. तीसरा, adjacent angles are supplementary. क्या मतलब है? एडजेसेंट एंगल बगल वाले, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह है सप्लीमेंट्री।
ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होंगी? चौथी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तभी तो ये बना था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक, तो इसका मतलब ये है ये डायगोनल और ये क्या करेंगे? बाइसेक्ट, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। दूसरा, डायगोनल्स will divide the triangle, the parallelogram into two congruent triangles। यानी कि अगर मैंने AC बना दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ACB is congruent to triangle ACD। नॉट ओनली दिस, ये तो अगर हमने इसको लिया, अगर हमने DB की बात करी, अभी हम किसको AC की बात कर रहे हैं, अगर हम DB की बात करें तो भी मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल DBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBA। किस केस में? DB के केस में। सो डायगोनल्स विल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट बात है, हाउएवर डायगोनल्स विल नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स विल नॉट बाइसेक्ट एंगल्स ईच अदर, तो करेगा ही बाइसेक्ट एंगल्स। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें ये फील आ सकता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ऊपर वाला नीचे वाले के आइडेंटिकल है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस में ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मान लेते हैं। ठीक, ये वाला मान लेते हैं इसका एंगल 2 हो गया, तो ये इसका एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, और तीसरा हमें पता है एंगल, हम कौन सी बात कर रहे हैं? ACB की बात कर रहे हैं, उसमें एंगल, और ACD की बात करें, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और एंगल जो B है इज इक्वल टू एंगल D। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी करी है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो डायगोनल्स जो है वो ट्राइंगल्स को, मतलब पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड तो करेगा, लेकिन कोई ये सामने वाले एंगल्स को वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी? पैरेललोग्राम की। सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, adjacent angles are supplementary, diagonals will divide each other, diagonals will bisect each other, diagonals will divide the parallelogram into congruent triangles, however diagonals will not bisect each other। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम की जो मिनिमम कंडीशन है दो तरीके से बन सकता है, या फिर हम ये कह दें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो भी बन जाएगा, या फिर one pair of opposite side are parallel and equal। इसका क्या मतलब है? मान लो मैं कह रहा हूं कि मैंने दो साइड्स पैरेलल बना दी, मान लो ये फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन है कि मान लो एक मैंने ये पैरेलल लाइन बना दी, मान लो ये पैरेलल लाइन बना दी और ये पैरेलल लाइन बना दी, तो इसके बीच की जो फिगर है ये पैरेललोग्राम बनेगी। ये अंदर वाली फिगर क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक, या फिर मैं ये बोल दूं कि जी ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल तो है, लेकिन ये जो लंबाई है इसके बराबर है। उसके बाद आप चाहे इसको ज्वाइन करोगे, इसको यहां ज्वाइन कर दो, इसको यहां ज्वाइन कर दो, तो भी ये फिगर क्या बनेगी? तो भी ये वाली फिगर हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। इसका ये मतलब है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट की, या तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो भी फिगर पैरेललोग्राम बनेगी, और या फिर अगर हमारा ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएं, यानी कि दो लाइन ऐसे पैरेलल और दो लाइन ऐसे पैरेलल, तो भी जो उसके अंदर की फिगर बनेगी वो हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? सर अगर सिर्फ अपोजिट पेयर्स को इक्वल बताएं तो पैरेललोग्राम क्यों नहीं हो सकता? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी पैरेललोग्राम होता है? नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नहीं होएगा, कोई जरूरी थोड़ी ना, नहीं होगा पैरेललोग्राम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम।
अभी बताता हूँ क्यों नहीं होगा। और तुम क्या पूछ रहे थे करण कि सर पैरेलल जो साइड्स हमने अपोजिट कहा कि पैरेलल हो जाए पेयर्स तो पैरेललोग्राम है, बट अगर सिर्फ इक्वल हो जाए, नहीं पैरेलल नहीं नहीं है बट अपोजिट सिर्फ इक्वल है, नहीं तो नहीं बाय बनेगा, डिफॉल्ट वो पैरेललोग्राम की शेप नहीं ले लेगा। नहीं लेगा। इसकी लेंथ मैंने एकदम बराबर बना ली, मेजर कर लिया, 5 सेंटीमीटर लाइन ये है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ये, तो इक्वल हो गया। ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। नहीं सर, अपोजिट पेयर्स इक्वल हो जाए आमने सामने वाले, मतलब अगर ये 5-5 इक्वल है तो जो दूसरी बाकी लाइन से वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, बट हाँ पैरेलल की तो एक कंडीशन ना गिवन हो। हाँ, मतलब ये भी इसके बराबर, हाँ तो हो ही जाएगा, क्योंकि क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, या तो पैरेललोग्राम होगा, या तो रोम्बस होगा, या स्क्वायर होगा। क्योंकि सर इट इज आपस में इक्वल नहीं, सिर्फ आमने सामने वाली, लाइक अगर 5-5 है तो दूसरी अगर 10-10 है, ऐसे केस में पैरेलल के बारे में कुछ ही ना हो, बस अपोजिट पेयर इक्वल हो तो हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। नहीं, तो भी नहीं कह सकते। वो जो मैं से पूछ रहा था ना साइक्लिक ट्रेपीजियम, वो साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाएगा। एक मिनट, एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो। हाँ भाई। हाँ okay, so trapezium is, if you have one pair of opposite sides are parallel, then it is known as trapezium, right? Now if you put the trapezium in the circle, that is known as a cyclic trapezium. Cyclic trapezium is also called isosceles trapezium, which basically means the non-parallel sides are going to be equal. In other words, we can say, or vice versa, we can say isosceles trapezium are always cyclic. That is one thing. The second thing is, if you draw a line which is parallel to the parallel sides of a trapezium, which divides the non-parallel side in the ratio of m:n, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक m है, और यहां से लेके यहां तक m है। ऑब्वियसली अगर ये वाली साइड का रेशियो m:n होगा तो इधर भी m:n होगा। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ या कोई लाइन ऐसे बना देता हूँ, तो यहां से लेके यहां तक ये भी m होगा, ये n होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इंटरसेप्ट्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी इन द सेम रेशियो। तो अगर हमें PQ की लेंथ निकालनी है तो हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए, m यानी ऊपर वाले जो लेंथ है, दैट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, m जो है ना, m वो ऊपर की तरफ है, DC की साइड है, तो लेंथ कौन सी लेनी है, AB वाली।
ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। प्लस एन नीचे वाली साइड जो है दैट डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और क्या मल्टीप्लाई करना है, उससे दूर वाली साइड ऊपर वाली साइड डीसी। इस तरीके से हमें पीबी की लेंथ मिलेगी। नाउ इफ इट इज अ मिड पॉइंट, जो मैंने ग्रीन से इंडिकेट किया, अगर ये मिड पॉइंट्स होते तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट होते तो एम 1 हो जाता, एन भी 1 हो जाता, तो 1/1 + 1 यानी 1/2 ए बी, और वैसे ही 1/2 इंटू डीसी। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे इजीली। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा रिजल्ट है ट्रेपीजियम का, ये हमें पता होना चाहिए। आर वी क्लियर ऑन दिस ट्रेपीजियम? यस सर। ठीक है। सर अगर ये राइट ट्रेपेजियम हो तो? कौन सा वाला? ये वाला? राइट एंगल ट्रेपेजियम। हाँ, Yes. तो उसमें मतलब क्या ये रिजल्ट वैलिड है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हाँ, वो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। और अगर वो राइट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हुआ तो क्या हो जाएगा? दिव्यम दिमाग लगाओ। इट इज, यस इट इज अ रेक्टेंगल। rectangle. If it's a right isosceles trapezium, that means it is a rectangle because दोनों sides opposite parallel होनी है, और चूंकि वो right angle है तो दूसरा वाला भी right angle ही होगा, तो rectangle बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में मेरे को एक चीज और बतानी थी, मैं एक बार वो बता देता हूँ, फिर आज हम इस क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे। पहले पैरेललोग्राम में एक चीज, ओके, आई थिंक मेरा पेन में ना कोई दिक्कत आ रही है, दब जाता है। एक सेकंड। So let's just take one more understanding of parallel. थोड़ा mix हो गया, but I'm sure you are understanding. मान लेते हैं ये मेरा parallelogram, ठीक है। तो if you take any point inside a parallelogram, let us say P, and we try to join this, point, right? It is not diagonal. Please understand, ये diagonal नहीं है. It's just we are just trying to join these points like this. ठीक है। तो there will be 4 different triangles, right? मतलब ये यहाँ पे बीच में आ रहा है, ये मान लेते हैं A, B, C, D. So if there is a parallelogram and there is some point inside, and you join that point with the 4 vertices of the parallelogram, then let us say this is one area. Let's say this is triangle 1, triangle 2, triangle 3, triangle 4. Then area of triangle 1 plus area of triangle 2 will be same as area of triangle 3 plus area of triangle 4, which is same as area of half of parallelogram. ये result है। समझ में आ रहा है? 1 + 2 का जो एरिया है ना, वो 3 + 4 के एरिया के बराबर होगा, और जो कि किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। ठीक है, मेकिंग सेंस? और चूंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल भी बताया था, तो मैं ऊपर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आपको इसकी एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर जो हम बनाते हैं सर्कल के अंदर, तो अगर मान लो मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इसकी एक रिलेवेंट चीज है। रिलेवेंट चीज क्या बताई थी मैंने? शायद ज्योमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था तब की बात है, मतलब अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताई थी मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। बिल्कुल, ये वाला एंगल A प्लस एंगल B विल बी सप्लीमेंट्री, C एंड D विल बी सप्लीमेंट्री। तो ये मान लो C है, ये D है, तो हमें पता है A + B = 180 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, C + D is also 180, इट इज क्वाड्रिलेटरल। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो एक्सटेंड वन मोर थिंग। मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये मान लेते E1 है, हमें पता है B + E1 जो है वो 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन है। एट द सेम टाइम हमें पता है B + A = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं? E = A, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रिजल्ट होता है इसका एक।
समझ में आ रहा है? कुछ लंबी बात नहीं है, बट जस्ट जैसे a प्लस बी 180 है, b प्लस e 180 है, तो e इज इक्वल टू a हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं ये सब ना समझाता और मान लेते हैं मैंने कहा कि ये मेरे पास एक सॉरी मतलब कुछ भी एक हमारे पास कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो मैंने बना दिया ऐसे, मैंने कहा कि ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना है, क्या होगा बताओ? 70। बिल्कुल 70 होगा, उसमें क्या नई बात है। ये 70 है, ये 110 होगा तो ये 70 हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि वो 70 होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो हमें क्या क्या समझना है आज? हमने देखा जो दो ट्राइंगल्स बचे थे हमने वो पूरा किया, एंड हमने क्वाड्रिलेटरल समझा, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, उसके डायगोनल्स के बारे में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एंड क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हम उसको ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। साइक्लिक ट्रेपीजियम हमने देखा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम देखा, और ट्रेपीजियम के बीच में अगर हमने कोई लेंथ डाल दी, उस लेंथ का उस मतलब वो पैरेलल लाइन डाल दी तो पैरेलल लाइन की लेंथ निकालना। दूसरा, अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो वो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। उस पैरेललोग्राम के अंदर जो भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज थी वो हमने सारी देखी, उसकी नेसेसरी एंड रिक्वायरमेंट कंडीशन भी हमने समझी। ठीक है, और ये भी देखा कि हमने अगर हमारे पास अंदर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P और वो उसको चार एरियाज में डिवाइड करेगा, तो जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स बनेंगे उनका जो सम है, एरिया का जो सम है, वो हाफ ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर बनेगा। ये हमारा रिजल्ट बनता है। ठीक है, बोलिए, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, कल 6:15 बजे क्लास नहीं होएगी अपनी, बिकॉज आई हैव सेशन जो मैं कल आपको बोल रहा था ना, शायद आज नहीं हो, वो मैंने कल पे डाल दिया। तो आज इसको कल फ्राइडे है, परसों तो आपकी क्लास वैसे भी होनी है। ठीक है, आई विल ट्राई टू, अगर मैं कल 8 8:30 खत्म कर लूं। थर्सडे है सर। नहीं, कल थर्सडे है, नहीं कल 27 है ना। हाँ, फ्राइडे को फिर क्लास तो होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल थर्सडे है तो कल नहीं होएगी, फ्राइडे को होगी। कल अगर रखनी है तो हम 8:15 बजे शुरू कर सकते हैं, इफ दैट इज ओके। सर परसों ही कर लेना, यस सर। एक दिन छुट्टी थोड़ा कर ब्रेक लेना। भी दे दो। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा प्रोसेस कर लेना जो हमने किया है। ठीक है, तो और कोई बात नहीं, फिर कल मैं अपना वो दूसरा सेशन पूरा कर लूंगा और